बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइडर मैन। मैं हूं ज़ाहिर आलम। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मशरिक़ वुस्ता में गुज़िश्ता रात से अब तक न सिर्फ कशीदगी मज़ीद बढ़ी है, बल्कि आलमी तवानाई के दबाव, आलमी तवानाई की जो सप्लाई है उसमें भी दबाव दिखाई दे रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम कंपनीज़ की एडवाइज़री कौंसिल है, उन्होंने वज़ीर तवानाई अली परवेज़ मल्लक को ख़त लिख दिया है कि जनाब, हमारे पास सिर्फ 15 दिन का पेट्रोल बाकी रह चुका है और अब आपने कुछ इक़दामात नहीं किए तो हमारे हैंड्स अप हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। और न्यूयॉर्क टाइम्स और इसराइल का अखबार है हारिस, उसने खबर दी है जो ईरान के साबका सदर हैं महमूद अहमदीनेजाद, उनके हवाले से कि उनके मुबैना तौर पर मोसाद के साथ राब्ते रहे हैं, खुफिया मुलाकातें हुई हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। और कश्मीर की जो सूरत हाल है, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, उसको भी डिस्कस करेंगे। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 21 जुलाई तक अपना जो लॉन्ग मार्च था मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब, वो भी मुलतवी कर दिया। क्यों किया, इस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हसाम दुरानी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। आपने अक्सर इन्हें इंडियन टीवी शोज़ में देखा होगा जहाँ पे ये पाकिस्तान के हक़ में बात करते हैं। और दूसरे आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान उसामा साहब, जो कि पाकिस्तान मीडिया जर्नलिस्ट फोरम इंटरनेशनल, उसके सदर भी हैं, उसके बानी भी हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत सर, मुझे ये बताइएगा कि सदर ट्रंप ने बयान दिया है कि अगले हफ्ते वो जितने भी ईरान के पुल हैं और जितने भी ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तबाह कर देगा। और दूसरी तरफ उसने ये भी कहा है कि ईरान के जो आबनाए हुर्मुज़ के करीब जज़ायर हैं उस पर भी वो कब्ज़ा करेगा, ज़मीनी फ़ौज उतारेगा। तो ये वाकई करेगा या पहले की तरह इसके बयान जो हैं वो इसी तरह जारी रहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे बड़ी फसाद की जड़ जो है वो इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो उसकी नज़रें आबनाए हुर्मुज़ पे हैं। आपने देखा कि जब आबनाए 60 डेज़ की आप वार उठा के देख लें तो उस दौरान जो है पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की जो मईशत है वो किस तरह हिल के रह गई। जो दुनिया के आलमी सतह के ऊपर इशारे बताने वाले लोग हैं, अफरात ज़र की जो शरह बताने वाले लोग हैं, उन्होंने भी ये बताया कि अगर इसी तरह से ये तसलसल रहा तो ये 4% से 6% या 7% तक अफरात ज़र की शरह बढ़ने का, यानी महंगाई बढ़ने का इम्कान है। तो ये जो आबनाए हुर्मुज़ है, आबनाए हुर्मुज़ को आप उठा के देखें तो ये दुनिया जो है वो चाहती है कि ये टैक्स फ्री यहाँ पे इसकी हर शख्स की जो है यहाँ तक रसाई हो। दुनिया इस पे टैक्स फ्री ट्रेड करना चाहती है, विदाउट एनी फ़ी, विदाउट एनी टैक्स या टूल टैक्स उस पे करना चाहती है। लेकिन ईरान जो है वो अपना तसल्लुत इसके ऊपर जमा के और कायम रख के आगे चलना चाहता है। देखिए, अभी 20% वसूली टैक्स की बात की, वो वापस उसने अपनी बात वापस ले ली। लेकिन ट्रंप तो, मैं आप हैरानगी की बात कर रहे हैं कि ट्रंप पहले खुद इस अमल को कंडेम करते थे कि वो यूएन का, खुद ही उन्होंने यूएन की हैसियत ख़त्म की और बाद में कहते थे कि यूएन के चार्टर के मुताबिक ये जो इसका जो पैराग्राफ है, ये शिक है, उसके मुताबिक तो ये जो बहरी रास्ते हैं, ये जो इस पे तो किसी को टैक्स वसूल करने की इजाज़त नहीं है। पहले खुद इसको कंडेम करके बाद में अब खुद उन्होंने अपने बयान में ये ऐलान अजीम फरमा दिया कि नहीं जी, अब तो हम भी इसका टैक्स वसूल करेंगे। वहाँ पे जाके अपना टैक्स इन्होंने 20% लगा दिया। यानी ये एट द सेम टाइम ईरान के रवैये की तरदीद भी कर रहे होते हैं और अपने अमल से उसकी तौसीक भी कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है इनहराफ तो है ना जी उस स्टेटमेंट से। तो ज़ाहिर बिजनेस माइंडसेट है, पता नहीं किस तरफ और ये जाएगा। साम दुरानी साहब, जिस तरह अब्दुर्रहमान उसामा साहब ने बात की कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जिनके जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनसे कोई टैक्स ना लिया जाए, कोई टैक्स की वसूली ना हो। तो इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? जी, बिल्कुल सही है। और उसामा ने जो बात कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है। लेकिन ना यहाँ पे ना थोड़ी सी साइड इन्होंने घुट ली है ट्रंप की भी। ये उसी के मुल्क से आए हैं ना, उसके करीब करीब रहते हैं, तो भाईचारे का भी ना कुछ तो होता है ना, हमसाया माँ जाया। तो शायद ना ये चाह रहे थे कि नहीं, थोड़ा सा ना उस पर जरा हल्का हाथ रखें। तो बात ये है कि जब इन्होंने कहा है कि उसने यू टर्न ले लिया तो बेसिकली इनको ये कहना चाहिए था कि भाईजान वो उसने अपना थूका हुआ दोबारा चाटा है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि आपको भी पता है कि आपके साथ मुसलसल हम लोग एक डिबेट कर रहे हैं, खासतौर मशरिक़ वुस्ता के मसाइल के ऊपर। क्या ये वहद अपना है? पूरे दुनिया के जितने भी समुद्र हैं उनके अंदर क्या सिर्फ वहद एक रास्ता है? 18 रास्ते इसके अलावा और भी हैं। ठीक है। डे फर्स्ट से मैं इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ, अपने कॉलम्स के अंदर, अपने प्रोग्राम्स के अंदर, इंडियन प्रोग्राम्स के ऊपर, बरतानवी चैनल्स के जो उर्दू के जो चैनल्स हैं उनके ऊपर भी, और अमेरिका के भी 1-2 चैनल्स है उर्दू के, जहाँ पे वो मुझे बुलाते हैं, मुझे इस काबिल समझते हैं कि ये आएगा बकवास करेगा, कोई बंदा सुन लेगा। ठीक है, इस काबिल हैं सर। अच्छा, हाँ, आपने बिल्कुल तायद कर दी ना, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। अच्छा, खैर है। अच्छा, तो बात ये है कि मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि भाई
कहीं पे भी इस किस्म का रूट टैक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जब रूट टैक्स लगा देंगे, उसको इन्फोर्स कर देंगे, तो क्या होगा, आप बाकी ममालिक को शह दे रहे हैं कि वो भी अपने इलाके के पास से गुजरने वाला कोई भी बहरी जहाज, हवाई जहाज, कोई सड़क जो भी हो, वो बजोरे बाजू, बजोरे डंडा, बजोरे बंदूक उससे पैसे वसूल करना शुरू कर दे। ये भत्तागिरी होती है। दूसरी बात ये है, अमेरिका का यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, मानते हैं वो धमकी देता है या दे रहा है, लेकिन आप ये देखो कि भाई अमेरिका ईरान से कितना दूर है, आपने हरमज से कितना दूर है, वहां पे जब आएगा तो वहां पे अपनी इंस्टॉलेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? डेफिनेटली बनाएगा। तो भाई पहले क्यों नहीं किया उसने? क्या खिते के अंदर पहले उसकी इंस्टॉलेशन मौजूद नहीं है? आप मुझे ये बताएं ना, कितने ऐसे ममालिक हैं जहां पे उसके अड्डे मौजूद है? ईरान हर रोज मिसाइल मारना शुरू कर देता है, वो गिनती 1 से लेकर 100 तक गिनती गिनता है। वो कहता है 10 ओमान जाएंगे, 10 कतर जाएंगे, 10 कुवैत जाएंगे, 10 ईरान जाएंगे, 10 उर्दन जाएंगे। ठीक है, उसने डेली की लिस्ट बनाई हुई है कि भाईजान मैं, अब वो जो बंदा बैठा हुआ है वो चाय का कप रखा होता है, ऐसे करके उसने वो एक सूटा लगाता है सिगरेट का, ऐसे कप लेता है और कहता जी लो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूएई च गया जी। चाय का कप खत्म बाद में होता है, पहले वहां पे गिरने शुरू हो जाते हैं। ऐसी बात है ना। तो भाई अगर ऐसा ही था, अमेरिका इतना ही तगड़ा था इस मामले में, तो पहले आके कंट्रोल कर लेता ना, अब क्यों नहीं किया? और यहाँ पे ईरान का भी बड़ा मसला है। ईरान का इजराइल के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, आप मुझे बताएं, वो क्या था उसका प्रॉब्लम? गजा का मामला था। भाई गजा के मामले में जब पूरी दुनिया ने, वो कहते हैं ना पंजाबी में, लितर पोला किया, दूर फिटे की, किसको किया? ईरान, अपना इजराइल को किया या अमेरिका को किया। तो ईरान के पास तो उस वक्त भी एक चीज मौजूद थी कि नहीं थी? आपने हुर्मुज़, जजीरा खार्ग उस वक्त भी वहां पे था कि नहीं था? बिल्कुल था। यमन किसके साथ उस वक्त मौजूद था? ईरान के साथ। ईरान के साथ था ना। तो भाई उस वक्त बंद कर देते, क्यों नहीं की? ठीक है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब ने ना जरा अमेरिका को जरा थोड़ा सा ठंडा लिया, उसको भी किया, और ईरान के बारे में सीधी सीधी बात है भाई मेरे, दोनों इस वक्त बदमाशी कर रहे हैं। ठीक है, कल भी आपको पता है एक प्रोग्राम के अंदर मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई यहाँ से 20% सिर्फ निकलती है, बाकी 80% तो पूरी दुनिया में बहुत सारे चैनल्स है वहां से जा रही है। ठीक है, तो 20% जो आपकी प्रोडक्ट है, बाकी रेस्ट ऑफ द 80% की कॉस्ट के ऊपर कैसे मैटर करेगी भाई? लेकिन सर कर तो रही है, आप देखें इसका मतलब क्या, आप सुन लो ना, अब उसके डिटेल में जाते हैं ना हम, क्यों है? पेट्रोलियम कंपनीज किसकी हैं? इजराइल की, अमेरिका की, बर्तानिया की, डॉक्टर अब्दुर्रहमान उसामा की तो नहीं है, हसाम दुरानी के तो नहीं है, जिस जगह ये रहते हैं उज़ैर की भी नहीं है। नहीं, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, जो मालकान है। ठीक हो गया। अब मुझे बताओ कि इंटरेस्ट किस में आ रहा है, किसका आ रहा है? यूरोप जो है उसको मैक्सिमम सप्लाई कहां से हो रही है? रूस से हो रही है। और आपको शायद याद होगा, ये यूक्रेन वार शुरू होने से पहले, इसकी डिटेल आपको बताएंगे डॉक्टर साहब, यूक्रेन वार शुरू होने से पहले इमरान अहमद खान न्याई साहब की हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, टके टोकरी भाव मिल रहा था आपको बैरल तेल। क्यों मिल रहा था? रशिया से आ रहा था। नहीं, अमेरिका ने कहा था तेल का रेट कम करो। जब तेल का रेट कम होगा तो क्या होगा? रशिया का तेल सस्ता बिकेगा, तो ऑलरेडी सस्ता बिक रहा है। देखो, अगर आपको बेच रहे हैं तेल $80 पर बैरल, मैं फर्ज करो आज का रेट है, आपको रशियन तेल कितने का मिलेगा? 65 का, 60 का। ठीक हो गया। तो जब वो भी रेट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो 60-65 उसको डॉलर पर बैरल बेच रहा है, तो भाई वो तो और सस्ता हो गया ना। तो बेसिकली क्या था कि उसके पास फाइनेंसिस की कमी हो, हम उस पर जंग शुरू करेंगे, उसके पास फाइनेंसिस का प्रॉब्लम हो जाएगा, वो बैंक करप्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगा, हम विन कर जाएंगे। नहीं हो सका। राइट नाउ इस जंग के दौरान में 28 फरवरी से लेके आज के दिन तक, जब वार रूम के अंदर, सिचुएशन रूम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का लख्ते जिगर और उनका दामादे खास जैरेड कुशनर, जब तक वो बैठे रहते हैं, आपके ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है। मैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान उसामा साहब, मुझे बताइएगा कि करप्शन की कहानी भी मुबैना तौर पर सामने आ रही है। $9 अरब, जिसमें स्टीव विटकॉफ और जो बात की इन्होंने दामाद खास अव्वल भी कह लें, उनकी अमेरिका की सदर है ना, तो उसका जो दामाद अव्वल, वो अमेरिका की एक वेबसाइट पे मैं देख रहा था, उनके ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि ये जंग के दौरान उन्होंने $9 अरब की करप्शन की है। और ईरान ने इससे पहले JD वेंस, जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, उनको बता दिया था। तो ये इस बात की क्या हकीकत है?
देखें, जेरेड कुशनर का आपने जिक्र किया। जेरेड कुशनर की आप पूरी प्रोफाइल उठा के देख लें, पूरा उनका माजी, पूरा पास्ट उठा के देख लें। जब ये मशरक़ वस्ता में बतौर मुआवन खसूसी या नुमाइंदा खसूसी उनके थे सदर ट्रंप की तरफ से, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ इजराइल लॉबी जो है या यहूदी लॉबी है, या जो उनकी तरफ से काम करते रहे, यहाँ पे इन्वेस्ट करते रहे, बैठे रहे, अपने बिजनेस सेटल किए, मशरक़ वस्ता में अपने बिजनेस सेटल किए, अपने लोगों को आगे यहाँ पे बिठाया, उनके बिजनेस जो है वो उनको ला के यहाँ पे बिठा के उनको प्रमोट किया। यही तो प्रोफाइल है। ये तो यहूदी लॉबी ने असल जिस तरह इसको फंसाया ना जी अमेरिका को, इसी तरह तो आप इसी जेरेड कुशनर को देख लें, उनका भी यही प्रोफाइल है, यही काम है। तो उन्होंने मशरक़ वस्ता के ताल्लुकात को अमेरिका के साथ मजीद बढ़ाने के लिए, बायलैटरल रिलेशन के लिए कोई उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया माजी के अंदर भी। तो उनका सारे का सारा तो प्रोफाइल इससे भरी हुई है। तो उनको अगर उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बना के भेजना इस्लामाबाद टॉक्स के लिए या स्विट्ज़रलैंड टॉक्स के लिए, तो मुझे बताएं कि कितने इम्कानात हैं कि वो मुज़ाकरात कामयाब होंगे। लेकिन इस खास तौर पे इस नुक्ते के अंदर मैं सिर्फ एक बात मैं कुछ और ऐड करने लगा था। आप ये साफ साफ कहना है कि दूध की रखवाली पे बिल्ले को बिठा दिया, ये बात करें ना आप। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आसान लफ्जों में तो बिल्ले को बिठा दिया। स्विट्जरलैंड के वहां पे टॉक्स देख लें, यहाँ पे ईरानियन ने एक बात इसमें जरूर अच्छी साबित की है, यानी ये बड़े अच्छे जो है वो मुज़ाकरात कार टीम है उनकी, बहुत अच्छी टीम है उनकी। बाकर कालिबाफ उनके देख लें, जो उनके स्पीकर हैं जो ईरानी पार्लियामेंट के, आप उनको देख लें। उसके अलावा जो इस टीम के अंदर पूरी जो नेगोशिएटर हैं, बड़ा अच्छी टीम उन्होंने सेलेक्ट की। यानी वो उनका पूरा माजी उठा के देख लें, जितने उन्होंने मुज़ाकरात के लिए जब जहाँ गए, बड़ी अच्छी उन्होंने डीलिंग्स की। और जैसे पाकिस्तान ने अच्छे मीडिएटर के तौर पर किरदार अदा किया, उनकी टीम ने बड़ी जबरदस्त। लेकिन आप इनकी प्रोफाइल देखें ना, जो अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन भेजा गया है, तो दामादे खास या दामादे अव्वल की सो कॉल्ड आप बात कर रहे हैं, उनका क्या प्रोफाइल है? उनका टके का कोई पास नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उल्टा उन्होंने डोनाल्ड का दामाद है ना, बस ये, इसके अलावा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन हो सकता है। उन्होंने तो आके सर एक हैं जो, एक नहीं बहुत सारे हैं, ना करें, बहुत ज्यादा वायरल है ना। नहीं चलें हम उसका भी बात करेंगे। लेकिन ये है कि अब जब इस तरह के आपके जाती इंटरेस्ट होंगे, आपने तो बदले में क्या मुसलमानों की दुश्मनी मोल ली है। यानी उनको भेजने के बाद सिर्फ यहाँ पे फायदा तो नहीं हुआ। आप जिन मकासद की वजह से जंग छेड़ के बैठे हुए थे, आप चाह रहे थे कि रजीम चेंज हो, उसके अलावा हम वहाँ पे जनाब अपना ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनका जो पावर प्लांट इंस्टॉलेशन है उसको मुकम्मल तबाह कर देंगे, और उनकी जो एटॉमिक एनर्जी है उस पर कोई हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जितने मकासद थे, सो कॉल्ड जितने मकासद थे, एक भी आप उसमें से हदफ हासिल नहीं कर सके। और बदले में क्या ली? जब भी आप इधर मशरक़ वस्ता में आए या आप एशिया में आए, तो आपने बदले में यहाँ पे आपको कभी आदाफ हासिल नहीं हुए। जितनी बार उठा के आप देख लें, इराक की देख लें, अफगानिस्तान की देख लें, कभी मकासद हासिल नहीं। इसमें भी यही हुआ, बदले में वही बात कि मुसलमानों की सिर्फ दुश्मनी मोल ली और अभी फिर उधर बैठे हुए हैं। तो ये इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल दुरानी साहब, मुसलमानों की दुश्मनी मोल ली, यानी कि जेरेड कुशनर की आपने बात की, दमादे खास है। हाँ। तो क्या ये इस बात में कितनी हकीकत है? $9 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम उन पर लगाया $9 अरब क्या है? वो तो उसने पहले दिन सट्टे में कमा लिए थे, जब उसने कहा था आयतुल्ला आज मरेगा कि नहीं मरेगा। सट्टा भी लगता है। इतना तो पाकिस्तान के सियासतदान भी कमा लेते हैं, इतना तो वो भी कमा लेते हैं सट्टेबाजी पर। तो और क्या। देखें, आपको बाकी अंदाजा नहीं है उज़ैर, आपको चीजों का अंदाजा नहीं है। ये डॉक्टर साहब बैठे हुए, ये बातें खुल के कर नहीं रहे। इन्होंने बाकायदा तौर पे एक एक चीज के ऊपर सट्टा लगाया है, एक रेट निकाला है कि आयतुल्ला आज मरेगा कि आयतुल्ला कल मरेगा, ठीक है। और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर सट्टे लगवाए इन्होंने, और जैसे ही वो हुआ आपको अंदाजा नहीं है। तेल की कीमत आपने क्यों ऊपर नीचे हो रही है? जैसे ही आपको पता ये लगा कि इस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा है, सबसे ज्यादा ऑयल किसने परचेज किया? इन्हीं दो बंदों ने किया। ऐसे ही है ना सर? राइट। क्यों? वो सिचुएशन रूम के अंदर बैठे हुए थे, ठीक है। जब ये सारे मसले हल होते गए, चीजें होती गई, वो काम नहीं हुआ जो कि वो चाह रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? आपने हुर्मुज़ के ऊपर प्रॉब्लम शुरू हो गया, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी बात की थी, वो दरमियान में बात रह गई, मुकम्मल नहीं कर सका। फलस्तीन का मसला था, गजा का मसला था, उस वक्त इन्होंने प्रॉपर बंद नहीं की। क्यों नहीं बंद की? अब क्यों कर रहे हैं भाई? ईरान पहले भी जो था वो अपना कंट्रोल था, उसका कंट्रोल नहीं कंट्रोल था या नहीं था। ईरान पहले भी अपना ऑयल जो था ब्लैक मार्केट में बेच रहा था, ठीक है। सैंक्शन की वजह से वो आज भी लगी हुई हैं, ठीक है। जितना पैसा था वो उनका क्रिप्टो करेंसी में या इलेक्ट्रॉनिक करेंसी की शक्ल में आता था, ब्लैक मार्केट से आता था, और सारे का सारा कहाँ पे इकट्ठा होता था? यूएई के अंदर इकट्ठा होता था। वहां से फिर ये सारी चीजें बाहर आती थी, ठीक है। रशियन जो थे
और चाइनीज जो है वो जितना भी अपना वहां से चीजें लेते थे, परचेज करते थे, ऑयल की मैं अगर बात कर रहा हूँ, और रशिया जो थे वहां पे अगर इंस्टॉलेशन अपनी चीजें वगैरह को भिजवा रहा था मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो किसके थ्रू आ रही थी? यूएई के थ्रू आ रही थी। तो असल में अगर वैसे देखे तो एक्चुअल जो मरवाने वाला है यूएई के ऊपर, जो सबसे ज्यादा फटा पड़ा है या यूएई को सबसे ज्यादा तबाह किया गया, उसकी रीजन क्या थी? बिल्कुल ये इनकी जो पेट्रोल के सारे मामले। नहीं भाई, आपका मनी ट्रायल वहां पड़ा हुआ है, आपका डिजिटल फुटप्रिंट्स वहां पड़े हुए हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं तो आपने चीजों को क्लियर करना है कि नहीं करना? बिल्कुल करना। अगर आप इस राइट नाउ ईरान, आपने ये कहा जैसे मेरे भाई ने बात की है, मैं मानता हूं सब कुछ क्लियर है। पिछले आप इसी जगह पे आप और मैं बैठ के बात कर रहे थे, मैंने आपको क्या कहा था, 8 लाख उनकी फौज है और 24 लाख जो है 4 गुना ज्यादा उनके पास दराने इनकलाब की इनकलाब को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। यार वो कोई छुन्नी मुन्नी बच्ची काकी तो नहीं है ना कि 24 लाख बंदा, 1 करोड़ के करीब बंदा, जो 24 लाख से कहीं ज्यादा बंदा फौज जो है सिर्फ इनकलाब को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग। आज की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, इन्होंने कालीबाफ साहब की बात की है, मैं कालीबाफ को ले लेता हूं, इराकची भी तो है ना सर, ठीक है, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराकची आज एक बयान देता है, अगले आधे घंटे बाद कालीबाफ की तरफ से वो रिबर्टल आता है, उसका बयान जो है ना वो ट्रैश बिन में फेंक देता है। क्यों भाई? लेकिन अब्दुल रहमान उसामा साहब बता रहे हैं कि जो ईरान ने मुज़ाकरात के लिए टीम बनाई है, इनकी एक प्रोफाइल है और अच्छी कंट्रीब्यूशन है। अगर इस बार इनके इख्तिलाफात क्यों आ रहे हैं? इनके इख्तिलाफ हमेशा ऐसे रहते हैं। देखें, आपकी पॉलिटिकल विंग जो है वो आपका पॉलिटिकल विंग किसी काम का नहीं है। एक इनकलाबी विंग है और एक पॉलिटिकल, ठीक है ना? एक आपका मजहबी विंग है जो कि आपके इनकलाब को लेकर चल रहा है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है। दुनिया को दिखाने के लिए कि नहीं हम बड़े मॉडरेट हैं जी, उन्होंने एक डमी, एक पॉलिटिकल विंग सामने रख दिया हुआ है। देखिए, हम कहते होते हैं, हमने जब पढ़ते थे हम कहते थे कि इस तरह की जो चीजें होती हैं बेसिकली 2 मुंह वाली सांप होती है, 2 मुंही सांप होता है, डुअल आइडेंटिटीज। एक सांप वो होता है जो कि बीन के ऊपर सिर्फ नाच रहा होता है, एक मुंह जो होता है, दूसरा मुंह जो होता है बेसिकली वो जहर से भरा होता है, वो आपको डस रहा होता है। और अवाम को दिखाने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए वो वाला सांप का मुंह जो कि सिर्फ बीन के ऊपर डांस कर रहा होता है वो प्रेजेंट किया जाता है। वो बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है? और एक्चुअल जो होता है वो पीछे से ठक 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 ठक। प्रॉब्लम ये हो रहा है, जब मैंने पहली दफा ये बात कही अपने पॉइंट्स के मुताबिक, उसको मैंने प्रूव किया, तो ये जो आशिकाने इनकलाब ईरान और जो जब जंग शुरू हो रही थी उस वक्त जो हुब्बे ईरानियत में हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने, मेरा ख्याल में इतनी गालियां, वो जैसे कल भी आपसे बात हो रही थी कि तहरीक इंसाफ वाले नहीं दे रहे जितने आजकल जेयू वाले दे रहे, तो उससे कहीं ज्यादा गाली इन्होंने मुझे दी थी कि तुम हमारे दरमियान में फूट डलवा रहे हो। सर, सोसाइटी का ये अलमिया है, जब उनके सामने फैक्चुअल बात की जाए, फैक्ट की बात की जाए, फिगर्स की बात की जाए, तो सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। उसकी रीजन क्या होती है? अगर वो मेरी बात को मान लेंगे तो सदियों से जो उनके फंडामेंटल्स जो है, वो उनके बुत जो उन्होंने बनाए हुए, जिनको वो पूज रहे हैं, तो मेरी बात ना सही, इसकी बात नहीं मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, यानी कि अगर मान लेंगे तो क्या होगा? वो बुत तोड़ना पड़ेगा उनको। वो कलीसा में जो बुत रखा हुआ है जिसकी वो पूजा कर रहे हैं, वो तोड़ना पड़ेगा। वो तोड़ना नहीं चाहिए। वो बुत क्या है? आज जरा खुल के बात करें ना। वो आपका बयानिया, आपकी सोच, ठीक है, आपका नैरेटिव। जैसे मैं आपको बताता हूं, तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव है, अगर मैं उसके सामने को बात करूंगा इमरान अहमद खान नियाजी साहब की, वो कभी नहीं मानेगा। इस तरह तो हर जमात का ना। हम नीचे भी आ रहा हूं ना, बिल्कुल। नून लीग के अंदर आ जाओ, मियाँ साहब शेर, ठीक है, मियाँ नारे बजणगे, पीपल्स पार्टी भुट्टो जिंदा है, जेयूआई शहजादा मौलाना आ रहा है, जमात इस्लामी इनकलाब, ठीक है, एमक्यूएम भाई साहब। क्लियर? आप इनके सामने फैक्ट एंड फिगर सामने रख दो, प्रूव भी कर दो, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई? पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, वो कहेंगे यार इतने 1000 साल से मैं अपने बाप दादा के मजहब पे चल रहा था, मैं अब तुम्हारी खातिर अपना मजहब छोड़ दूं। ये कब की बात हुई थी? जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग करनी शुरू की थी लोगों, तो लोगों ने उनको अपना क्या यार इतने 1000 साल से हम लोग, तो अब इस उम्र में अच्छा नहीं लगता हमें। तो बेसिकली मानते हैं, छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल।
अब्दुर्रहमान उसामा साहब, दुरानी साहब ने जितनी बातें की, ये हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है कि हम फैक्ट की बातें कर रहे हैं। दुरानी साहब की बातों से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए इनकी गुफ्तगू के तो नहीं टूट रहा। नहीं, मेरा बुत जो है वो तब टूटेगा जब देखिए मुआशरे की जो तरजीहात हैं वो बड़ी मैटर करती हैं। हमारे मुआशरे के अंदर 2-4 किस्म का बयानिया, हर शख्स का एक अपना चूरन है। बिल्कुल ऐसे। मैं इनके आखिरी सिर्फ पॉइंट को ले रहा हूँ जो इन्होंने सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना स्टांस दिया है। हर बंदा अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग में लगा हुआ है। यहाँ पे हर शख्स अपने मफाद की बात करता है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे मजहबी हो, बिल्कुल ऑल ओवर। देखिए मैं बाहर से आया हूँ, मैंने कुछ ममालिक देखे हैं, वहाँ पे जिस तरह हमारे मुल्क में चूरन भेजा जाता है, जो पॉलिटिकल या रिलीजियस नैरेटिव जो अब यहाँ पे बिल्ड किया जाता है, दुनिया में ऐसा नहीं होता। अक्सरियती मुस्लिम ममालिक में आप चले जाएं, वहाँ पे आपको बिल्कुल एक अलग इस्लाम देखने को मिलेगा, एक अलग पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी। बहुत जो दुनिया की आप सुपर पावर्स की बात करते हैं, अमेरिका के बाद आप चाइना की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, 10 बंदे इकट्ठे एक जगह पे एक स्पॉट पे मुझे पॉलिटिकल या रिलीजियस डिस्कशन करते हुए मुझे दिखा दें। कहीं पे ना रूस में मिलेगा ना चाइना में। ये तो टाइम नहीं है ना। मैं उन ममालिक की बात, तो दफा 144 नाफिज करनी पड़ती है भाई, हम वेली कौम है ना। यहाँ पे एक आदमी खंबे पे चढ़कर तारे सीधा कर रहा हो तो 250 बंदा नीचे खड़ा होकर देगा, हाँ भी उस्ताद जोड़ लगा के नहीं लगा। दुरानी साहब, यहाँ पे जब तकारीर हो रही होती है सियासी, तो कान में पीछे कहा जाता है मजहबी टच दो, मजहबी टच दें। इस तरह के क्लिप्स वायरल हुए हैं सोशल मीडिया। ये तो आपको बेटा, आपने तो सिर्फ वो देखे, हमने तो जो लाइव कवरेज की है सारे जलसा जुलूसों की, चाहे वो किसी मजहबी जमात का हो, किसी मजहबी या मसले की जमात का हो या सियासी जमात का हो, हम तो भाई कैमरे लेके अंदर घुसते रहे ना, हमें तो बहुत सारी और भी चीजों का पता है। हसाम दुरानी साहब मेरी किसी बात से इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हर पाकिस्तान में तो यही है, सिर्फ 2 काम ही तो हो रहे हैं जिसके ऊपर धंधे चल रहे हैं, सबके कारोबार चल रहे हैं, सबके बिजनेस एस्टेब्लिश हुए हैं, सब चूरन बेच रहे हैं, सबकी दुकानदारियां चल रही हैं। वो क्या है? एक मजहब है और एक सियासत है। और यही दोनों चीजें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन ममालिक में और उन अक़वाम में ये दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। उनका क्या है, मैं आप किसी मसलक की या किसी मजहब की डिबेट पे मैं नहीं आ रहा, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, आप किसी से बाहर जाके पूछें तो वो कहेगा जी मैं मुसलमान हूँ, और अगर वो अहले सुन्नत है तो मैक्सिमम वो ये कहेगा, ये अहले हदीस है तो वो कहेगा मैक्सिमम। इसके अलावा कोई तफरका परस्ती नहीं है, ना मैं बरेलवी हूँ, ना मैं देवबंदी हूँ, ना मैं वहाबी हूँ, ना मैं ये हूँ, ना मैं वो हूँ। इतने टाइटल्स यकीन करें आपको मदीना मुनव्वरा में भी नहीं मिलेंगे जहाँ पे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए। बुखारा जो आका अलैहिस्सलाम के जाने के बाद 90 दौर के बाद जो इस्लाम का पहला हेडक्वार्टर बना, जहाँ से इस्लाम की जो प्रीचिंग शुरू हुई, वहाँ पे भी नहीं मिलेंगे। पूरा वस्ती एशिया इस्लाम का हेडक्वार्टर रहा, वहाँ चले जाए, ना सियासत की डिबेट है ना मजहब की डिबेट है। ये जो खुद साख्ता बुत बनाए गए हैं, इनको तोड़ने में तो टाइम लगेगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम इनसाइडर मैन। हसाम दुरानी साहब, जो न्यूयॉर्क टाइम ने रिपोर्ट की है, जो दावा किया है, साबिक सदर हैं जो 2 मरतबा सदर रहे हैं, महमूद अहमदीजाद साहब, सर उनके बारे में कहा गया है कि मुसाद के साथ मुबैना उनके राब्ते रहे हैं, और ईरान की जो पोस्ट रजीम एक कैंपेन चली थी उसमें मदद की है उन्होंने, और खुफिया मुलाकातों का कहा है। और इसराइल की जो अखबार है हारेट्स, उसने भी सर ये रिपोर्ट किया है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? सर एक ऐसा सदर जो नाकिद रहा हो। भाई सुन तो लो ना, आप जज्बाती हो जाते हो। आप जो है ना, जनजीज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जज्बाती हो जाते हैं। चीज़ों को थोड़ा कम आराम तसल्ली से रखा करें। आपको सिर्फ अहमदी नज़ाद ही लग रहा है कि ये किसी का टाउट था? नहीं ना, इसके अलावा और भी बहुत सारे। अभी आयतुल्लाह को जो उन्होंने असैसिनेशन हुई है उनकी, तो किसने सपोर्ट किया था उनको? ईरान के फौजी थे ना, जर्नल्स थे ना। जैसे वो मिसाइल आके हिट हुआ, 15 मिनट के बाद डोनाल्ड ट्रंप के व्हाट्सएप के ऊपर एक तस्वीर पॉपअप होती है, किसकी? आयतुल्लाह खामनेई की। जी हाँ, डेड बॉडी की। वो किसने भेजी? मैंने तो नहीं भेजी ना, किसी ने तो भेजी है। वो कहाँ पे था? ईरान में। यानी आप साबिक सदर की बात कर रहे हैं, वो इससे भी ज्यादा क्लोज चले गए कि सुप्रीम लीडर के जो करीब थे वो लोगों ने वो इसमें असैसिनेशन में शामिल थे। ये मैं तो नहीं कह रहा ना, ये भाई मैं तो नहीं कह रहा ना, ये तो आप उसी जिस अखबार की आप बात कर रहे हैं, इसी के इससे भी बड़े एक अखबार की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। ठीक है, चले मैं तो झूठ बोल सकता हूँ ना उसामा भाई, मैं तो झूठ बोल सकता हूँ ना, पाकिस्तान में बैठा हुआ ना, तो वो, लेकिन वो जिस अखबार की मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्या वो झूठ बोलेगा?
बैनुल अक़वामी जरीदे हैं, क्रेडिबिलिटी है, गार्डियन है, जो भी है XYZ, यार हम नाम नहीं लेते ना, उनकी मशहूरी क्यों करें, वो कौन सा हमें पैसे दे रहे हैं मशहूरी के, हम तो वैसे बात कर रहे हैं ना। अच्छा भाई मेरे, आपको पता है कि नेहरू के बारे में भी क्या कहा जाता था, गांधी के बारे में क्या कहा जाता था, ठीक है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूं तो अभी रिसेंट जो है वो अभी एक जेल मकानी है हमारे वजीर आज़म, साबिक वजीर आज़म जेल मकानी है, ठीक है। तो वो उनकी चीजें निकल के बाहर आ रही हैं, ठीक है। सद्दाम हुसैन के बारे में क्या बात की जाती थी, यासर अराफात के बारे में क्या बात की जाती थी, ठीक है ना। मसला ये है कि जब हम पिछली खुदाइयाँ करते हैं ना, जब आर्काइव्स को खोलते हैं, खुदाई करते हैं, नीचे से मट्टी के नीचे से हमें कुछ पुराने बर्तन निकलते हैं, कुछ चीज़ें निकलती हैं, तो फिर जब हम उसको एनालिसिस करते हैं, उसका फोरेंसिक करते हैं, तो हमें पता लगता है कि जनाब ओहो अच्छा ये चीज़ थी, ठीक है। आपको पता है अभी काली बाफ साहब ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था, बड़ा ख़तरनाक सा गंदा सा बयान दिया था उन्होंने कि जी ये जिसने सुलह करवाई है ना वो सारे अमरीकी पट्टू हैं, ठीक है। वो कौन है, इराक़ची साहब। नहीं पहले इराक़ची पे आओ ना, पहले इराक़ची पे आओ, वजीर हैं, वजीर खारजा हैं, वो छोड़ दो इस बात को, जो भी है XYZ है, पहली तो पूरी उड़ गई, दूसरी भी उड़ गई, तीसरी भी उड़ गई, चौथे पे आके इनका नंबर आता है ना। पहले टॉप के 3 नंबर उड़ गए, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डेड हो गए, नंबर 4 पे कौन रह गया, इराक़ची, तो काली बाफ। तो इसका मतलब काली बाफ से ऊपर भी तो 3 बंदे थे, वो किधर है काली बाफ। जो बात ये हो रही है ना, अभी पिछले गुज़िश्ता हफ्ते की बात हो रही है, ये खबर मैंने भी जो है वो बल्कि मैंने खुद ये बात कही है, मेरे एनालिसिस थे, ये खबर नहीं थी, ये मेरे एनालिसिस थे कि जो इराक़ची है वो बेसिकली अमेरिका के ईमा पे काम कर रहा है। अहमदी नजाद अमेरिका की ईमा पे काम कर रहा था। ये आपकी खबर है, ये तज्जिया है? आपने लास्ट प्रोग्राम में भी अपना एक तज्जिया दिया था कि ये ईरान और अमेरिका जो जंग जारी है, जो मुज़ाकरात जारी है, ये सारी मिली भगत है, एक दूसरे को फ्रेंडली फायर, पोली ढोल की लितर पोला, तेल की कीमत ऊपर, तेल की कीमत नीचे, इधर से लोगों को थ्रेट करना, ईरान अपना सऊदी अरब को असला बेचना, फलाने को असला बेच देना, इजराइल को बिल्कुल साइड लाइन कर देना। लड़ाई इजराइल की है, इजराइल है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे, नजर आया कोई इजराइल कहीं पे? नेतन्याहू के पास कुछ बयान, उसको छोड़ दो यार, इजराइल कहीं नजर, लड़ाई में नजर नहीं आया। तो भाई वो कहते हैं ना, पंजाब में कोई लड़ाई शुरू हो जाए ना किसी पे, किसी जगह पे कोई 2 बंदे आपस में लड़ रहे हो ना, वो आधे घंटे के बाद दोनों बंदे साइड में बैठ के ना वो गंडेरियां चूस रहे होते हैं, तो 100 बंदा उसकी तरफ से लड़ रहा होता है, 100 बंदा उसकी तरफ से लड़ रहा होता है। तो ये सीन बना हुआ है, ठीक हो गया। दूसरी बात आप ये बात कर रहे हैं ना कि वो देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अगर ऐसी बात है तो अभी शाम का जो सदर था बशार अल असद के बारे में क्या बात की जाती थी, मोटी सी बात बताओ ना, बशार अल असद के बारे में क्या बात की जाती थी, किसका बंदा निकला, इसराइल का। क्यों निकला? उससे ज्यादा फंडामेंटलिस्ट कोई था? कोई नहीं था ना। आप अफगानिस्तान में चले जाओ, कितने बड़े फंडामेंटलिस्ट हैं, किसकी सपोर्ट से चल रहे हैं? वो कहते हैं अमेरिका की सपोर्ट से चल रहे हैं, इजराइल की सपोर्ट से चल रहे हैं, भारत की सपोर्ट से चल रहे हैं, ठीक हो गया। तो भाई हमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम, क्योंकि हमने पीछे चीजें नहीं पढ़ी होती, देखा नहीं होता, तो हम जो खबर आती है, चीज आती है, यार ये क्या हो गया, स्टन हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी रीजन है कि हमारी पीछे बेस मजबूत नहीं है, ठीक है। अब कज़ाफी के बारे में जो कुछ भी हुआ वो हमने सबने देखा, अपना मुल्क तबाह करवा दिया। सर असल में बात ये है ना कि अभी जो जनरेशन है, जो जिस तरह आप हैं, आपका एक पूरा स्टडी कर किया आपने, आपकी फील्ड है, आप एंकर हैं, आपने वो सारी चीज़ें देखी हैं। जो न्यू जनरेशन है उनको तो हमने बताना है, आपने बताना है, हमने ये चीज़ें उनको वाज़े करके बतानी है कि बेटा आपने ये चीज़ें अगर आपके सामने आती हैं आपने इनको नहीं देखना, आपको हम वाज़े करते हैं कि फैक्ट क्या है, उसी चीज़ के लिए हम बैठे हैं। सर इनके पास जाने से पहले कर दिया इनको, इमरानी साहब को काउंटर कर दिया। नहीं वो सही कह रहा है, सही कह रहा है, करना चाहिए, वो अलग बात है। ये मुझे हर दफा प्रोग्राम में नहीं बुलाता। चलें, दूसरी बात ये, पिछले हफ्ते की खबर एक मैं आपको और बता दूं, ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ, मोदी भी प्लांटेड है, मोदी भी प्लांटेड, बस ये आपने मुझे पहले भी बताया था। हाँ मैंने बताया था, लेकिन और बात की थी, हाँ टुकड़े होने वाले हैं। हाँ वो 7 सिस्टर्स से जुड़े। भारत कौन से जराए हैं ये जो आपको बैनुल अक़वामी खबरें अंदर की मिलती हैं? सर देखिए, मैं तो काम ही इंटरनेशनल अफेयर्स का करता हूँ, तो अगर आप अमेरिका में बैठे हैं तो क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे?
अगर आप जर्मनी में बैठे हैं तो मुझसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी जो आपका भी एक पूरा हल्का है बाब है, मेरा भी एक हल्का है बाब है, ठीक है। उसमें से कुछ इंडिया में बैठे हुए हैं, तो आपके जाती जराए हैं। मेरे जाती जरा, कुछ बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ श्रीलंका के अंदर भी हैं। तो फिर जब हम आपस में कभी कभार हमें टाइम मिलता है तो हम व्हाट्सएप के ऊपर चिट चैट कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमें चीज़ों का अंदाज़ा होना। और दूसरी बात ये होती है कि ये तज्जिए हमारे होते हैं, ठीक। हमने चीज़ों को लेना होता है, उसके बाद हम उसको फॉर्म करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं एक रिपोर्ट की शक्ल में। जी, एंगलिंग डिफरेंट। दुरानी साहब ने बात की कि ये जो सारी जंग बनी हुई है, मुज़ाकरात की जो सारा अमल है, ये सारी मिली भगत है, आप क्या कहेंगे? देखें, इस पे तो बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर दी दुरानी साहब ने। अब शायद मेरे पास कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि पहले तो इन्होंने तरदीद कर दी मेरी बहुत सारी बातों की, लेकिन फिर भी स्टिल मैं यही कहूँगा कि ठीक कह रहे हैं वो भी। पेशरफ देखें होनी है इसमें। कब तक जब आप प्रोग्राम में आए तब आपके माइंडसेट कैसा था, और जब दुरानी साहब ने सारी गुफ्तगू की कुछ चेंजिंग्स हुई हैं? देखिए, दुरानी साहब का एक अपना मौक़िफ़ है, उनकी एक रिसर्च है। मैं उसे एक ज़ाहिर एक इल्मी इख्तलाफ जिसे कहते हैं वो मैं कर सकता हूँ, वो होना भी चाहिए ज़ाहिर है। हाँ जी, इनकी एक अपनी, देखिए खबर जो होती है वो एक खबर है कि आप इधर बैठे हैं, मैं अब इस एंगल से आपको कहूँ कि आप इधर से बैठे हैं, मैं उधर से कहूँ, मैं सामने से खड़े होकर कहूँ बैठे तो है ना आप, तो एंगलिंग डिफरेंट होती है। दुरानी साहब की अपनी एंगलिंग है, जो दुरानी साहब की ये बात है, ईरान और अमेरिका के जो सारी है ये मिली भगत है, ये इनका तजिया है, इनकी जो बात है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आप फ्यूनरल को देखें, फ्यूनरल को उठा के पहले मिली भगत थी, ठीक है, इनके कुछ ज़राए हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं, लेकिन फ्यूनरल के बाद जब ये मुज़ाकरात का अमल जो है सबुटाज हुआ और सदर ट्रंप ने बहुत सारे जो पैराग्राफ थे, जिसका बाकर कालिबाफ ने भी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि पैराग्राफ MOU के अंदर जो मफाहमती यादाश्त है उसका पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, 4 और इसके अलावा एक अदौर, उसके बारे में जिक्र किया कि अमेरिका ने इस इनहराफ किया। अब ये सोगवार का ये जो फिजा कब पैदा हुई कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया और ठीक ठाक एक लसन 6 डेज का मिला हुआ था। मैं समझता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया है कि फ्यूनरल के ऊपर इतनी बड़ी करोड़ों की तादाद देख के अमरीकी सदर जो है वो उस पर बिल्कुल वो यकलख जो है वो शुश्तर रह गए कि ये हो क्या गया है। इराक पूरा इकट्ठा हुआ है, ईरान पूरा इकट्ठा हो गया है, उधर से इंतकाम की सदाएं आ रही हैं ईरान और इराक की सरजमीन से। तो डेफिनेटली इसके बाद पहले जो भी उनका स्टांस था, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को भी लेके चलना है, वहाँ की लीडरशिप ने। और उसके बाद ज़ाहिर है जो भी उनकी लीडरशिप है, जिस तरह दो इन्होंने डिफ्रेंशिएट करते हुए 2 ग्रुप बना दिए, एक मजहबी तबका है और एक दूसरा जो पॉलिटिकल तबका है, दोनों ज़ाहिर है तबकात जो है उनका जो भी स्टांस था, एक जो है वो सुप्रीम लीडर को आगे या तरजीहन समझते हैं, दूसरों के कुछ ज़ाहिर है उन्होंने मुल्की सतह पे कुछ जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पे कुछ ताल्लुकात एस्टेब्लिश करने होते हैं, प्रो लिबरल जिस तरह अपने। फ्यूनरल से पहले सीन कुछ और था और फ्यूनरल के बाद जब वो सारे लोग इकट्ठे हुए, मुत्तहिद हुए, ट्रंप ने भी बयान दिया कि आई वाज शॉक्ड, इतनी तादाद में ज्यादा लोग जो निकले। और फिर ईरान के अंदर से इंतकाम की आवाज़ें तब उठी जब उन्होंने ये कहा कि आप सुप्रीम लीडर जिसको आपने, ज़ाहिर है एक ईरान के अंदर सबसे बड़ी वो इनकलाबी शख्सियत हैं तो उनको एक बड़ा समझा जाता है, उनकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि कोई भी इनके जनाजे के लिए बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन करोड़ों की तादाद में जब लोग बाहर निकल आए और फिर ये कह देना वैसे जी वैसे आपका जो भी स्टैंस होगा वो एक अलग होगा, लेकिन आप मुल्क की सालमियत के लिए तब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, खा वो मुखालिफ हों या मवाफिक हों, जब मुल्क की सालमियत पे कभी भी बात आती है, हमारे मुल्क की भी बात आती है, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों के अलावा वैसे तो अक्सरियती जो तबकात हैं या जमातें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे इकट्ठी हो जाती हैं। जब एक पेज पे सब इकट्ठे हैं, मुल्क की सालमियत का मसला है, इंटेग्रिटी का प्रॉब्लम है, सुप्रीम लीडर को आपने शहीद कर दिया और आप खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें सबका पता है आप इकट्ठे खड़े हुए हैं, मैं चाहूँ तो पूरी लीडरशिप को यहाँ पे तबाह कर दूंगा। तो एक एट द सेम टाइम एक मैं आखिरी जुमला के इंतकाम की आवाज़ें आ रही हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हम जो है सबको तबाह कर देंगे, तो इसके बाद मुझे बताएं कि फिर ये आप तो खुद उसे इनहराफ कर रहे हैं जो आपने MOU साइन किया है, खुद उस अमल को सबुटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता जी प्लीज। अब इसमें ना पाकिस्तान का मसाला, पाकिस्तान का भी हम चूरन ऐड करते हैं। ठीक है जी प्लीज। आपका पहला अटैक हुआ, दूसरा अटैक हुआ, तीसरा अटैक हुआ, आपकी तीन लेयर्स उड़ गई, आपकी मैनेजमेंट की, आपकी लीडरशिप की उड़ गई कि नहीं उड़ी? उड़ गई। पाकिस्तान ने क्या बात कही कि भाई अगर सारे मार दोगे मुज़ाकरात किससे करोगे? ठीक है, ये हुई बात हुई ना, बिल्कुल टेक्निकल बात हुई ना। ट्रंप ने भी इवन खुद ये कहा यार अगर मैं सारे मार दूंगा तो मैं बात किससे करूंगा? बात करनी भी है। देखा ना, बात सुने, वापस भी तो ट्रंप की भी तो जरूरत है ना, उसकी भी जरूरत, जंग से वापस आना कि नहीं आना भी तो इकट्ठे करने, बिल्कुल, क्योंकि वो भी शिकस्त खुर्दा हुआ पड़ा है, इधर क्या हासिल किया उसने, कुछ भी तो नहीं मिला यार। जी अब्दुर्रहमान भाई मुझे बताओ कौन सी जंग है जो उसने जीती है यार?
वो जब भी हर जंग के करीब पहुंच के तो पीछे हट जाता है। माहिरीन तो कहते हैं इराक से भी बदतर हाल होगा अगर यहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड इसने कर दिए, ये जजीरे पे हमला किया, डर के मारे जा नहीं जी जी जा नहीं रहा। अच्छा, पाकिस्तान ने कहा कि भाई अगर तुम सारे मार दोगे तो बात किससे करोगे? जी हाँ भाई आज अगर काली बाफ खड़ा होकर सीना ठोक के ऐसे टार्जन की तरह का ऊ कर रहा है तो भाई उसको तो चाहिए पाकिस्तान के पांव धो धो के पिए। लेकिन वो बयान किस तरह के रीजन के बच गया ना, मजबूरी होगी बेचारे की, मजबूरी होगी, कुछ कह दिया उसने ना, तो मजबूरी रहती है। हाँ। कुछ तो मजबूरियां होती है। वो कहता है यार वो बंदा है ना गैरत से मर गया, कहता नहीं यार उसकी मजबूरी होगी कुछ ना उसकी कोई मजबूरी। फवाद चौधरी साहब कहते हैं ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, मजबूरियां ठीक हो गया ना। या फिर वो शेर अफजल मरवत साहब वाली बात कर रहे हैं यार, वो फिर प्रोग्राम ही बढ़ गया। तो असल में इनका प्रोग्राम गया बढ़, ठीक हो गया। ये जो भाई मेरा बात कर रहा है इसकी बात देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें ये बताया जाता है कि जनाब जनाजे के ऊपर वो आबादी देख के वो डर गया अमेरिका। सुन लेना, मैं एक वही एंगलिंग की बात हो रही है ना, ठीक एक एंगलिंग है, चले वो डर गया। बीइंग अ मुसलमान, बीइंग अ नेबरिंग कंट्री, आपको हया करनी चाहिए थी। आप अमीर कतर का जनाजा हो रहा है वहां पे मिसाइल मार रहे हो। बिल्कुल रिसेंटली बात जो हुआ ना, क्यों किया है? चलो वो तो डर गया यार, तुम तो हया कर लो। तुमने हया की नहीं कर रहे ना, इसका मतलब क्या हुआ भाई? जो सिंपैथी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, तकरीबन 180 ममालिक दुनिया के हैं, उनमें से चलो 2-3 निकाल दो, 4 निकाल देते हैं, अमेरिका, इंडिया, बरतानिया और भारत, 4 मुल्क निकाल दो और 5वां ये है, ठीक है ना। तो 175 मुल्क हैं वो ईरान को सिंपैथी दे रहे हैं कि जी अमेरिका ने बड़ा जुल्म किया इसके साथ, ठीक है भाई। जब आप इस तरह की हरकतें करोगे तो आपको सिंपैथी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, मुश्किल है ना। ये प्रॉब्लम इन्होंने जो बात की है उसी को मैं आगे लेके चलता हूं। 60 दिन का आपको गैप मिल गया, ठीक हो गया। उन्होंने कहा जी क्लॉज 1 में प्रॉब्लम है, क्लास 2 में प्रॉब्लम है, क्लॉज 4 में प्रॉब्लम है। ऐसी बात हुई? किसने कहा? कालीबाफ ने कहा। इराकची क्यों नहीं बोल रहा भाई? एक्चुअल जो है उनका लेजिस्लेटिव जो बंदा है, जिसका इस्तेहकाक है, जिसका राइट है बात करने का, वो कौन है? अब्बास इराकची। तो वो क्यों नहीं बोल रहा भाई? ये दफ्तर खारजा की पॉलिसी, वही उसका स्टेटमेंट देना चाहिए। दे कौन रहा है? बाकर कालीबाफ, यूसुफ रजा गिलानी दे रहा है, स्पीकर दे रहा है। बिल्कुल ठीक, यूसुफ रजा गिलानी दे रहा है भाई। उसका बनता है, वो तो इसहाक डार का बनता है, वो नायब वजीर आज़म है। नहीं वजीर खारजा भी है। खारजा पॉलिसी की उमूर पे बात हो रही है, बात होगी डेफिनेटली उनका मुतलका। देखो ना, अभी हमने ये बात क्लियर कर ली ना यहाँ पे कि भाई इस्तेहकाक है इसहाक डार का, ठीक है, और बयान दे रहा है जनाब यूसुफ रजा गिलानी। तो उसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिस है। तो फिर मैं जो बात कर रहा हूं वो ये खुद साबित कर रहे हैं कि भाई मैं सच्चा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं जिसपे लोग मुझे गुस्से होते हैं, मुझे बोलते हैं, गालियां देते हैं, तो इसका मतलब मैं सच्चा हूं, तभी तो मुझे गाली दे रहे हैं। तो ये खुद साबित कर रहे हैं भाई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको भाई यकीनी तौर पे पाकिस्तान के पांव धो धो के पीने चाहिए। मोहसिन नकवी साहब के, इसहाक डार साहब के, शहबाज साहब के और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब के। लेकिन जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई थी ना, उसमें से निकाला किसने? इन 4 बंदों ने निकाला। उसके बाद सबसे बड़ी बात अब्दुर्रहमान, आपको भी पता है जी कि जितना इन्होंने अपना सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया, आपका क्या ख्याल है सऊदीया के पास असला नहीं है? अमेरिका से ज्यादा असला राइट नाउ उस जगह पे उनके पास मौजूद है। फिर पाकिस्तान ने भी ये भी बात की थी कि सऊदीया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला होगा। तो रोका कि नहीं रोका ईरान को? फिर ईरान को रोका कि नहीं रोका? लेकिन मसला ये है ना कि जब आप आदत से मजबूर हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर एक वक्त आएगा हम कहेंगे चलो ठीक है, लित्र पोला हो जाए। चलिए सर, इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त बहुत कशीदा थी। उन्होंने जो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो कोर मेंबर्स हैं, उन्होंने फील्ड मार्शल को ख़त लिखा, बाकायदा उनका एलामिया जारी। झूठ है। हामिद मीर पर इस पर ट्वीट भी किया। सर फेक है क्या? फील्ड मार्शल को खत लिखा, फील्ड मार्शल ने उसका जवाब दे दिया और बंदा भी नॉमिनी कर दिया। यार 13 जुलाई को खत लिखा, 14 जुलाई को जवाब आया, बंदा नॉमिनेट हो गया। बंदा कौन है? कमर रज़ा। यार अब आप खुद बताओ मुझे भाई, मेरे फील्ड मार्शल इतना वेला बैठा हुआ है कि वो एक कलअदम जमात, सबसे बड़ी बात क्या भाई, एक कलअदम जमात जिसको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक
और आज़ाद कश्मीर के कानून के मुताबिक इसको कलअदम करार दे दिया गया है। वो एक लेटर लिखती है किसको, फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को, और वो आधे घंटे के बाद उस पर जवाब भी दे देते। यार उसामा भाई आप अपनी ईमानदारी से बताओ ये पॉसिबल है? ओपन लेटर लिख के खुद ही जवाब उसका ले लिया। हाँ, बस इसी यानी कि वो पंजाबी कहते हैं एक तो मैं रजी पुजी ते आप ही मेरे बच्चे जीण, एक तो मैं रजी पुजी ते दूजे मेरे बच्चे जीण, बस बात खत्म हो गई यार। इसी बात से आप अंदाजा लगा लो कि आज का दिन है यार। मैं भी ओपन लेटर लिखता रहा हूं, ठीक है, मैं पोस्टल लेटर्स लिखता रहा हूं, मुझे तो जवाब अगर आता था, अव्वल तो आता नहीं था, अगर कभी आ भी जाता तो महीनों बाद जाके पता लगता था। आप किन को लिखते रहे? सर मुख्तलिफ बता रहा हूँ, सरबराहों को। ठीक है, लेकिन जिस जमाने से आप लेटर लिखते हैं उस जमाने में तो बहुत लेटर लिखे जाते थे। उस जमाने में लव लेटर भी बहुत लिखे जाते थे। आप भी ना समझे, करीब ही हैं। इतने करीब भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, थोड़ा दूर है। नहीं, ये मुल्क से बाहर रहते हैं, मैं मुल्क के अंदर रहता हूं। हमारे से दिल के करीब है, लेकिन जमीनी फासले बहुत ज्यादा है। सुने भाई, जब लेटर आप किसी को लिखते हैं तो दो तरीकेकार होते हैं, ठीक है ना, और खासतौर पर ये जो बात कर रहे हैं ना, ये तरीकेकार इंतहाई गलत है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि रातों रात लेटर वसूल भी हो रहा है, रातों रात। ये तो ऐसी बात हुई है कि एक ज़माने में होता था ना, कासद घोड़े पे भागा हुआ जा रहा होता था और अगली जगह पे जाकर सीधा डायरेक्ट ही पहुंचता था बादशाह के दरबार में या फलाने गवर्नर के दरबार में पहुंचता था महल में, उसको सामने जाके पेश करता था, उसको पढ़ता था, उसका जवाब लिखता था, वही घोड़े वाला जो होता था बगल में दबाता था, घोड़ा दौड़ाता रात को फिर वापस आ जाता था। भजन ऐसा नहीं है, ठीक है। पहली बात, सबसे पहली बात यहां पे सबसे पहली झूठ ये है कि कलअदम जमात के बंदे आर्मी चीफ को लेटर लिख रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। और आर्मी चीफ उसका जवाब दे रहा है, भाई मैं तो नहीं मानता, बाकी जो मानते रहे। लॉजिकल बताएं भाई, आप दोनों मान सकते हैं इस बात को? सर लॉजिकल, टीटीपी वाले एक लेटर लिखते हैं, कलअदम जमात है ना, कलअदम जमात है, वो लेटर लिख देते हैं आर्मी चीफ को, क्या आर्मी चीफ उसका जवाब देगा? अगर उसका जवाब देगा, व्हाट इट मींस कि भाई आर्मी चीफ उनके खिलाफ जंग लड़ रहा है, ठीक है। तो लेटर का मतलब क्या हुआ? भाई आर्मी चीफ के पास और काम कोई नहीं है, सिर्फ लेटरबाजी करेगा वो। 10,000 बंदा नीचे बैठा हुआ है, जैसे मैं हमने ये कंफर्म किया, फाइनल की है चीज। भाई इसहाक डार का काम है, इसहाक डार करेगा, जरदारी का काम है, जरदारी करेगा। सीट की बात कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी है, सीट पे अब्दुर्रहमान बैठा हो, हसान बैठा हो, अपना उजैर बैठा हो, उस सीट की रिक्वायरमेंट है, उसने जो काम करना है, ठीक है। हाँ, जो अच्छी बात मुझे नजर आई है इसके अंदर कि जो एक लॉन्ग मार्च को या एक प्रोग्रेशन को या जलसे को या धरने को ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही थी, वो उन्होंने उसको कॉल ऑफ कर दिया। 21 जुलाई तक, 27 को आपके इलेक्शन है, 27 को हमारे इलेक्शन, बात खत्म हो गई। कुछ लो कुछ दो, कुछ लो कुछ दो। मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी लाहौर के जलसे में, जिस पे मैंने बड़ा एक तगड़ा प्रोग्राम भी कर लिया, बिल्कुल काफ़ी सख्त बातें भी हो गई मौलाना के साथ, हाफिज अहमदुल्लाह की भी बात होगी, आजकल वो टीवी शोज में भी इंटरव्यूज दे रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो तो हमेशा देते हैं ना माशाल्लाह, ग्लैमर में है ना। जो जिस शख्स एक दफ़ा ग्लैमर में आ जाए तो वो चाहे जो मर्जी जैसा मर्जी हो, वो फिर कैमरा नहीं छोड़ता ना, ठीक है। तो अभी कल क्या उनका बयान आया है, पार्लियामेंट जो है वो, नहीं उनका बयान क्या आया मौलाना फजलुर रहमान का, कि भाई जलसे जुलूस ख़त्म करो, अमन अमान लेके आओ और इलेक्शन करवाओ। बिल्कुल कश्मीर के हवाले से क्यों आया? मामला ख़त्म हो गया ना, ठीक है। ये तो मैंने भी आपको कहा था, कल जो था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ मौजूद थे मुजफ्फराबाद में, क्या बात की उन्होंने? कश्मीरियों का है, हाँ, वही फैसला। तो हम भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, आप भी यही कह रहे हैं, इसमें बताओ कि दूसरी। अच्छा सर, सारी चीज़ें आपने देख ली, मुझे ये बताएं कि 27 जुलाई को जो कमिंग इलेक्शन है वो आपको आज़ाद कश्मीर में होते नजर आ रहे हैं? मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, होने चाहिए ना, इलेक्शन होगा, नई गवर्नमेंट फॉल होगी, सारा कुछ नई चीजें फॉर्म होंगी। 27 जुलाई को ही होंगे यार, मैं तो चाहता हूँ अल्लाह करे 27 को हो जाए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी 27 हो, मुझे लग रहा है हो सकते हो भी जाएंगे। नहीं, जिस तरह आपने कहा ना, कुछ लो कुछ तो, हाँ, तो अगर यहाँ पर बात डील डन हो जाती है, इट मींस कि 21 जुलाई को जो इन्होंने कॉल दी हुई है एक दफा फिर से लॉन्ग मार्च की, 15 से 21 पे चले गए, 6 दिन आगे चलोगे, 6 दिन होने जा सकते। मुझे बताओ ना। दूसरी बात यह है कि भाई कौन सी ऐसी जमात है, सियासी पॉलिटिकल जमात है जिसने वहां से वॉकआउट किया हुआ, इतना बता दो मुझे आप, कौन सी जमात है? पीटीआई। क्यों किया?
बाकी सारी सियासी जमातें वहाँ मौजूद हैं। और पहले जब इनको नहीं रजिस्टर हो रही थी तो अब इन्होंने पूरा जोर डाला कि रजिस्टर हो जाए, जब रजिस्टर होगी तो उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट। मतलब क्या हुआ भाई, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, बात तो ये भी है। तो मेरे जैसे लोग लामहाला हमारे जहन में सवाल उठता है कि भाई कहीं यही तो फसादात के पीछे नहीं है, कहीं ये लोग तो नहीं है जो कि अमन नहीं चाहते। अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ हो, लेकिन लामहाला दिमाग में आती है। अब्दुर्रहमान से पूछ रहे हैं वो क्या कहते हैं इस मामले में। आप सर क्या कहेंगे? आज़ाद कश्मीर में पीटीआई एक जमात है जी, बड़ी मशहूर जमात है, उन्होंने बड़ा शोर डाला जब उनको उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी एज अ जमात आज़ाद कश्मीर में। जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो वो इलेक्शन से बाइकआउट कर देते हैं। देखें, जो कोई भी पॉलिटिकल जमात है ना जी, वैसे तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अब आपने मुझे इसमें घुसेड़ दिया है तो अब मैं इस पे कमेंट कर लूंगा। एक मिनट मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है। बिरूने मुल्क में जो रहने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हमारी जमात को पाकिस्तान के सियासत के अंदर मौके नहीं दिए जा रहे, हम पे कंस्ट्रेंट लगाई जा रही है। ठीक है, अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मिली उनको गवर्नमेंट ने अपना अदालत ने, कश्मीर की जो अदालत है उसने उनका लोगो वापस कर दिया कि आप अपने बल्ले के निशान के इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, क्यों? वो बाइकआउट कर गए हैं। तो वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं, अब उनका नैरेटिव क्या हो सकता है? देखिए, जितनी पॉलिटिकल कर लेते हैं ना बात को। जी हाँ, ठीक है। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरे दुनिया के सामने है, पाकिस्तान के हर शख्स के सामने है। हर जमात को हक मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड उसको मिलनी चाहिए, ताकि उसके लोग, उसके वोटर, उसके सपोर्टर जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकें और अपनी नुमाइंदा हुकूमत लेके आए। पूरी दुनिया में इसी तरह ही होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी दे, पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। लेकिन देखें ना, अगर हम कह रहे हैं या आप कह रहे हैं तो क्या वो जमात भी ऐसे फील करती है अगर उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा? तो नैरेटिव वही होता है जो आवाम बिल्ड करती है। तो बाकी जहाँ तक शिद्दत पसंदी की बात है जिसकी तरफ इशारा किया, वो कोई भी किसी जमात भी वो अटेम्प्ट कर रही है, किसी का भी उसमें अमल दखल है, वो खा पीटीआई है, नून लीग है, जो मुल्की मफाद के खिलाफ, मुल्की सालमियत के खिलाफ कोई भी अटेम्प्ट करेगा, मेरे ख्याल में उसको बैन होना चाहिए। रियासत के खिलाफ हथियार नहीं उठाने चाहिए। छोटे मोटे ग्रोहों की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, वो पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है, वो होता है। लेकिन देखें, फिर भी हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और सबको इस पे अगर आप बुरा ना मनाओ ना, अभी अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो, 1.5 मिनट दे दो, इन्होंने जो बात की ना लेवल प्लेइंग फील्ड पे, तो भाई मेरे सियासी जमात है ना, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड बताऊँ क्या चाहिए कि बकरा देवा पीर दा जे सिर दा ताज मरे, बकरा देवा पीर दा जे सिर दा ताज मरे। ठीक है, हट्टी सड़े कराड़ दी जिथे दीवा नित बले, कुत्ती मरे फकीर दी च्यों च्यों नित करे, 5-7 मरन गवांडना ते रहंदियां नूं ताप चढ़े, गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती कि आप सारे के सारे बंदे जेल में डाल दो और सिर्फ अपना मुर्शिद बाहर फिरता रहे। सॉरी, आई एम सॉरी। ये तो वो कागजी जुमला था लेवल प्लेइंग फील्ड का जिसका मैंने जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान में आज इस जमात को मिली है तो कल उसको नहीं मिली। बहुत शुक्रिया सर। हमारे प्रोग्राम का टाइम चूँकि मुकम्मल हो चुका है। हमारे साथ मौजूद थे माहिर बैनुल अक़वामी अमूर अब्दुर्रहमान उसामा साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। हसाम दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तजियाकार बल्कि मौजूद हैं, आपके टाइम का सर बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमने बात की जो मशरिक़ वस्ता में इस वक्त कशीदगी बढ़ रही है और जो आलमी तवानाई का जो इस टाइम पूरी दुनिया में एक दबाव का शिकार में है, और उसके अलावा हमने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बात की। जिस तरह हसाम दुरानी साहब ने खुलकर बात की, मेरे पास अब अल्फाज नहीं है कि मैं उसको मज़ीद डिफ़ाइन करूं, चूँकि हमारे प्रोग्राम का टाइम मुकम्मल हो चुका है। फ़िल वक्त अपने मेज़बान उज़ैर आलम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।